नमस्कार मित्रों, हिस्ट्री रिसर्च पॉइंट पर आप सभी का स्वागत करता हूं। एनसीईआरटी हिस्ट्री का मास्टर टेस्ट चल रहा है और यह टेस्ट सीरीज संख्या 15 है मित्रों। 15 टेस्ट सीरीज संख्या 15। अगर इसके पहले का वीडियो अगर आप लोगों ने नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट में जाइएगा। एनसीईआरटी हिस्ट्री मास्टर टेस्ट के नाम से प्लेलिस्ट बनी हुई है, प्लेलिस्ट में जाइएगा और सभी वीडियो देखिएगा। टेस्ट सीरीज संख्या 15 है। हमारा ऑफिशियल व्हाट्सएप नंबर डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, ऊपर भी हमारा ऑफिशियल व्हाट्सएप नंबर शो हो रहा है, यहाँ पर भी है, यहाँ मैं लिख दे रहा हूँ। यह हमारा ऑफिशियल व्हाट्सएप नंबर है 8318397276 और 1499 रुपये का कंप्लीट कोर्स है। जो लोग हमारे कोर्स को ज्वाइन करना चाहें ज्वाइन कर सकते हैं। 1499 रुपये का कंप्लीट कोर्स है। यूपीएससी के लिए, स्टेट पीसीएस के लिए, यूजीसी नेट के लिए, असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए, बीपीएससी टीजीटी पीजीटी के लिए और डीएसएसबी टीजीटी पीजीटी के लिए यह कंप्लीट कोर्स है। आप सभी लोग जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा, ठीक है। हिस्ट्री का मास्टर टेस्ट है, टेस्ट चल रहा है, ठीक है। और यह टेस्ट सीरीज संख्या 15। टेलीग्राम बिल्कुल ज्वाइन करिएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है टेलीग्राम का। आप सभी लोग टेलीग्राम बिल्कुल ज्वाइन कर लें, लिंक डिस्क्रिप्शन में है टेलीग्राम का। और 1499 रुपये का कोर्स है, आप लोग बिल्कुल ज्वाइन कर लीजिएगा। बीपीएससी टीजीटी पीजीटी के लिए, डीएसएसबी टीजीटी पीजीटी के लिए, ठीक है। इसमें आप लोग को सारे नोट्स, टेस्ट सीरीज, चैप्टर वाइज सारी टेस्ट सीरीज मिलेगी और मास्टर टेस्ट सीरीज आप लोग को अलग से मिलेगा। तो 10 क्वेश्चन हम लोगों ने देख लिया था। 11वां क्वेश्चन देखते हैं। 1857 के विद्रोह के बाद ब्रिटिशों द्वारा भारतीय रजवाड़ों के संबंध में अपनाई गई नीति के संबंध में नीचे दिए गए कथनों पर विचार करिए। ब्रिटिश जो लोग थे ना, वो भारतीय रजवाड़ों के प्रति कैसी नीति रखते थे 1857 की क्रांति के बाद, वही देखना है। तो भारतीय राज्यों को हड़पने की नीति का त्याग कर दिया है, यह तो बिल्कुल सही है। 1857 की क्रांति के बाद ब्रिटिशों ने क्या किया? भारतीय राज्यों को हड़पने की नीति का त्याग कर दिया, ठीक है। उत्तराधिकार गोद लेने के अधिकार को मान्यता दी तथा उत्तराधिकार गोद लेने की अधिकार को भी इन्होंने मान्यता दे दी। तो 1 भी सही है और 2 भी सही है, ठीक है। तो 1 और 2 मतलब विकल्प सी, दोनों बातें क्या है? सत्य है। व्याख्या देख लीजिएगा। 1857 के पहले अंग्रेज भारतीय राज्य हड़पने का कोई अवसर नहीं चूकते थे। 1857 के विद्रोह के बाद यह नीति छोड़ दी। अनेक भारतीय शासक अंग्रेजों के वफादार ही नहीं रहे, बल्कि विद्रोह को कुचलने में उनकी सक्रिय सहायता भी करते थे। इन शासकों की वफादारी का ब्रिटिश सरकार ने इनाम के रूप में इस प्रकार घोषणा कर दी कि उनके उत्तराधिकारी गोद लेने के अधिकार को मान्यता दी जाएगी और भविष्य में उनके राज्य का कभी भी अधिग्रहण नहीं किया जाएगा, ठीक है। प्रश्न 12 देखिएगा। ब्रिटिशों द्वारा 1858 के बाद अपनाई गई नीतियों के संबंध में नीचे दिए गए कथनों पर विचार करना है। बांटो और राज करो की नीति को आगे बढ़ाया गया। ब्रिटिशों द्वारा 1858 के बाद बांटो और राज करो की नीति को आगे बढ़ाया गया। समाज सुधारकों का समर्थन करने की नीति को भी आगे बढ़ाया गया। देखिए, बांटो और राज करो की नीति को आगे बढ़ाया गया, यह तो सही है, लेकिन समाज सुधारकों का समर्थन करने की नीति को आगे नहीं बढ़ाया। 1858 के बाद उन्होंने क्या किया? इन्होंने यह माना कि समाज सुधार करने के कारण ही तो विद्रोह हुआ था। तो उन्होंने कहा भैया हम समाज सुधार नहीं करेंगे और न समाज सुधारकों का साथ देंगे, ठीक है। तो समाज सुधारकों का समर्थन करने वाली नीति को उन्होंने आगे नहीं बढ़ाया, ये तो सही गलत है। भारतीय राजाओं, जमींदारों और भूस्वामियों के प्रति मित्रतापूर्ण व्यवहार की नीति अपनाई, यह भी सही है। 1 सही है और 2 सही है। कौन सा कथन असत्य है? कौन सा कथन असत्य है? तो केवल दो आपका असत्य है, बी, ठीक है। व्याख्या देख लीजिएगा। पहला कथन सत्य है। अंग्रेजों ने भारत पर विजय भारतीय शासकों की फूट का लाभ उठाकर उन्हें एक दूसरे से लड़ाकर प्राप्त की थी। 1858 के बाद उन्होंने जनता के खिलाफ राजाओं को और एक जाति के खिलाफ दूसरी जाति को, सबसे अधिक मुसलमानों के विरुद्ध हिंदुओं को खड़ा करके बांटो और राज करो की नीति को जारी करने का फैसला किया। दूसरा कथन सत्य है। हिंदुओं ने अंग्रेजों ने समाज सुधारकों की सहायता करने की पुरानी नीति छोड़ दी। उनका मत था कि समाज सुधार का कदम 1857 के विद्रोह का एक प्रमुख कारण है, इसलिए धीरे धीरे उन्होंने रूढ़िवादियों का पक्ष लेना आरंभ कर दिया और समाज सुधारकों का समर्थन बंद कर दिया। तीसरा कथन क्या है? सत्य है। तीसरा कथन भी सत्य है। अंग्रेजों ने भारतीयों के सबसे प्रतिक्रियावादी वर्ग जैसे राजा, जमींदार और भूस्वामियों की और दोस्ती का हाथ बढ़ाया और इन वर्गों का ब्रिटिशों ने उभरते हुए जन आंदोलन और राष्ट्रवादी आंदोलन के खिलाफ उपयोग करने का फैसला किया। मतलब अंग्रेजों ने क्या किया? राजा, रजवाड़ों, जमींदारों से क्या किया? दोस्ती किया और इनका साथ लेकर इन्होंने जन आंदोलनों को, राष्ट्रवादी आंदोलनों को कुचलने का काम किया, ठीक है। प्रश्न संख्या 13 देखिएगा। प्रश्न संख्या 13।
19वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में ब्रिटिशों द्वारा शिक्षित भारतीयों के प्रति अपनाई गई शत्रुता की नीति के प्रमुख कारण क्या थे? मतलब अंग्रेज जो थे शुरुआत में तो शिक्षित भारतीयों के भरोसे थे, शिक्षित भारतीयों को वह बहुत ज्यादा प्रश्रय देते थे, लेकिन शिक्षित भारतीयों एक ऐसा समय आया जब अंग्रेजों को लगा शिक्षित भारतीयों से ही हमारी शत्रुता है और शिक्षित भारतीयों के कारण ही हमें क्या होगा, हमें हानि होगी। तो अंग्रेजों ब्रिटिशों द्वारा शिक्षित भारतीयों के प्रति अपनाई गई शत्रुता की नीति के प्रमुख कारण क्या थे, मतलब क्यों शत्रुता थी? ब्रिटिशों के खिलाफ सशक्त संघर्ष, ठीक है, ब्रिटिशों के खिलाफ सशक्त संघर्ष, फिर आपका ब्रिटिश शासन के साम्राज्यवादी चरित्र का विश्लेषण करना और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का स्थापना। देखिए प्रमुख कारण पूछ रहा है ना, तो प्रमुख कारण में यही होगा आपका 2 और 3, ठीक है। ब्रिटिश शासन के साम्राज्यवादी चरित्र का विश्लेषण करना, भैया जो शिक्षित वर्ग थे ना वो पढ़ लिख कर शिक्षित हो गए तो वह अंग्रेजों के साम्राज्यवादी चरित्र का क्या करने लगे, विरोध करने लगे और उनका उसका विश्लेषण करने लगे। फिर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हो गई और बहुत सारे शिक्षित भारतीय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से जुड़ गए, ठीक है। तो यह सब प्रमुख कारण था। तो 2 और 3, विकल्प सी जो है 2 और 3। व्याख्या देख लीजिएगा, केवल दूसरा और तीसरा कथन ही सत्य है। 1833 के बाद भारत सरकार ने आधुनिक शिक्षा को जमकर प्रोत्साहन दिया। 1857 के विद्रोह में शिक्षित भारतीयों के भाग न लेने पर अनेक अंग्रेज अधिकारियों ने उनकी प्रशंसा की थी, परंतु शिक्षित भारतीयों के प्रति यह अनुकूल सरकारी दृष्टिकोण जल्द ही बदल गया। इसका कारण है कि अनेक लोग हाल ही में प्राप्त आधुनिक ज्ञान का उपयोग करके ब्रिटिश शासन के साम्राज्यवादी चरित्र का विश्लेषण करने लग गए और उन्होंने प्रशासन में भारतीयों की भागीदारी की मांगें सामने रखी। इसलिए जब वे जनता के बीच राष्ट्रवादी आंदोलन का संगठन करने लगे और 1885 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई तो अधिकारी उच्च शिक्षा के पक्के दुश्मन बन गए, ठीक है। ये हुआ। प्रश्न संख्या 14 देखिएगा, प्रश्न संख्या 14, भारत में श्रम सुधार संबंधी पहला कानून इंडियन फैक्ट्री एक्ट, ठीक है, भारतीय उद्योग अधिनियम जो है इंडियन फैक्ट्री एक्ट 1881 में बना था। यह मुख्यतः संबंधित था, तो किससे संबंधित था यह देखिए, यह जो इंडियन फैक्ट्री एक्ट था ना 1881 में बना था। लॉर्ड रिपन उसमें क्या थे, वायसराय थे, ठीक है, और वह किससे संबंधित था, बाल श्रम से संबंधित था। विकल्प ए जो है आपका सही है, बाल श्रम से संबंधित था। व्याख्या देख लीजिएगा, भारत में पहला इंडियन फैक्ट्री एक्ट 1881 में बनाया गया। यह कानून मुख्यतः बाल श्रम से संबंधित था। इसमें कहा गया कि 7 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को कारखानों में नहीं लगाया जाएगा और 7 से, देखिए इसमें 1881 वाला जो बाल फैक्ट्री अधिनियम है इसमें यह कहा गया कि 7 वर्ष से कम उम्र के बच्चे फैक्ट्री में काम नहीं करेंगे और 7 से 12 वर्ष तक के जो बच्चे रहेंगे वह कितना घंटा काम कर सकते हैं, 9 घंटा से ज्यादा काम नहीं कर सकते हैं। ये नियम बनाया गया। प्रश्न 15 देखिएगा, 19वीं प्रश्न 15, 19वीं सदी में ब्रिटिश द्वारा 19वीं सदी में ब्रिटिश सरकार द्वारा अपनाए गए श्रम सुधार का प्रमुख कारण क्या था? मतलब श्रम सुधार 19वीं सदी में क्यों अपनाया गया? मतलब लॉर्ड रिपन के समय में पहला फैक्ट्री अधिनियम, ठीक है, फिर 1891 में दूसरा फैक्ट्री अधिनियम। तो यह फैक्ट्री अधिनियम क्यों बने, इसके पीछे का कारण क्या है, ठीक है। तो देखिए इसका पीछे का कारण क्या है, तो यह आपका प्रमुख कारण पूछ रहा है ना। तो प्रमुख कारण तो देखिए ये है कि ब्रिटिश उद्योगपतियों का दबाव, ब्रिटिश के जो ब्रिटेन के उद्योगपति थे वो चाहते थे कि भारत में श्रम सुधार से रिलेटेड कुछ कानून बने जिससे क्या हो, भारत में उद्योग धंधों का अभाव हो जाए, मजदूरों का अभाव हो जाए, जिससे भारतीय जो उद्योगपति हैं वो ब्रिटेन के उद्योगपतियों के मुकाबला न कर सकें, ठीक है। तो ब्रिटिश उद्योगपतियों का दबाव था कि इस तरह का कोई कानून भारत में लाया जाए, ठीक है, इससे भारतीय उद्योग धंधे क्या हो, चौपट हो जाए। तो विकल्प सी जो है आपका सही है, ब्रिटिश उद्योगपतियों का दबाव। व्याख्या देख लीजिएगा, 19वीं सदी में आधुनिक कारखानों बागानों के मजदूरों की हालत बहुत दयनीय थी। यूं तो भारत की ब्रिटिश सरकार पूंजीपतियों की समर्थक थी, फिर भी उसे आधुनिक कारखानों की बुरी स्थिति के प्रभाव को कम करने के लिए आधे मन से कुछ कदम उठाने पड़े जो एकदम अपर्याप्त थे। इन कारखानों में से अधिकांश भारतीय के थे और ब्रिटेन के उद्योगपति श्रम सुधार के लिए दबाव डाल रहे थे क्योंकि उन्हें डर था कि भारत में मजदूरी कम होने, और ब्रिटेन के जो उद्योगपति थे वह श्रम सुधार के नाम पर दबाव डाल रहे थे। क्यों वह दबाव डाल रहे थे? क्योंकि उनको यह डर था कि भारत में मजदूरी कम है, ठीक है, मजदूरी कम है, छोटे बच्चे काम करते हैं, तो इससे क्या होगा, भारतीय उद्योगपतियों पर का व्यवस्था चौपट हो जाएगा, उन्हें महंगे मजदूर रखने पड़ेंगे, ठीक है। तो इस तरह से उनके पास निवेश का अभाव हो जाएगा। तो भारतीय उद्योगपति भारतीय बाजार में उन्हें जल्द ही प्रतियोगिता में पीट देंगे, ऐसा वह मानते थे। प्रश्न 16 देखिएगा,
भारतीय मजदूरों की दशा सुधारने के संबंध में 1881 में बना पहला फैक्ट्री अधिनियम, 1891 में बना दूसरा इंडियन फैक्ट्री अधिनियम को किन औद्योगिक क्षेत्रों में लागू नहीं किया गया? ठीक है, कहाँ यह फैक्ट्री अधिनियम में लागू हुआ? देखिए, इस्पात उद्योग में तो लागू लागू हुआ, वस्त्र उद्योग में भी लागू हुआ, चमड़ा उद्योग में भी लागू हुआ, लेकिन चाय और कॉफी के बागान में नहीं लागू हुआ। चाय और कॉफी के बागान में छोटे छोटे बच्चे भी काम कर सकते थे और बाकी बहुत सारी बातें थी। ठीक है, तो चाय और कॉफी के बागान में यह आपका इंडियन फैक्ट्री एक्ट अधिनियम लागू नहीं हुआ, बाकी जगह लागू हुआ। ठीक है, व्याख्या देख लीजिएगा। श्रम सुधार के क्षेत्र में ब्रिटिश सरकार द्वारा पहला इंडियन फैक्ट्री एक्ट 1881 में बनाया गया, जो बाल श्रम से संबंधित था। दूसरा इंडियन फैक्ट्री एक्ट 1891 में बनाया गया। देखिए, पहला जो फैक्ट्री अधिनियम था वो बाल श्रम से संबंधित था, बाल मजदूरी से संबंधित था, और दूसरा जो इंडियन फैक्ट्री अधिनियम है जो 1891 में बनाया जा रहा है वो मजदूरों को साप्ताहिक छुट्टी, भाई मजदूरों को साप्ताहिक छुट्टी और महिलाओं के काम के घंटे सुनिश्चित करने से संबंधित था। मतलब दूसरे में यह कहा गया, पहले में यह कहा गया कि 7 साल से नीचे के जो बालक रहेंगे, बच्चे रहेंगे, वह फैक्ट्री में काम नहीं करेंगे, और 7 से 14 साल तक के जो बालक रहेंगे वो 9 घंटा से ज्यादा काम नहीं कर सकते। ठीक है, लेकिन 1891 के अधिनियम में उनमें ऐड कर दिया गया, यह ऐड किया गया दूसरे फैक्ट्री अधिनियम में कि मजदूर जो होंगे ना उनको साप्ताहिक छुट्टी, मतलब सप्ताह में एक दिन छुट्टी दो, बिल्कुल दो। ठीक है, और महिलाओं को काम के घंटे सुनिश्चित करने से था कि महिलाओं को आप बहुत ज्यादा काम नहीं करा सकते हैं, उनके काम के घंटे क्या हैं आप सुनिश्चित करिए। ठीक है, चाय और कॉफी के जिन बागानों के मालिक अंग्रेज थे उन पर इन दोनों में से कोई भी कानून लागू नहीं किया गया। उल्टी विदेशी बागान मालिकों को मजदूरों का अत्यधिक निर्मम शोषण करने से सरकार ने हर तरह से सहायता की। मतलब ये जो भी नियम कानून थे ना देखावटी समाज सुधार के नाम पर, ये सिर्फ भारतीय लोगों पर थे, भारतीय उद्योगपतियों पर थे। ठीक है, प्रश्न 17 देखिएगा, निम्नलिखित में से किसे भारतीय प्रेस का मुक्तिदाता बोला जाता है? भारतीय प्रेस का मुक्तिदाता चार्ल्स मेटकॉफ 1835 से 36, एक साल तक यह क्या क्या रहे भारत में गवर्नर जनरल, और इनको भारतीय प्रेस का मुक्तिदाता बोला जाता है। तो बी जो है ऑप्शन आपका सही है। 1835 में चार्ल्स मेटकॉफ ने भारतीय प्रेस को प्रतिबंधों से मुक्त कर दिया और इस कदम का शिक्षित भारतीयों ने उत्साहपूर्वक स्वागत किया। इसी कारण चार्ल्स मेटकॉफ को भारतीय प्रेस का मुक्तिदाता बोला जाता है। बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, परीक्षा में बार बार पूछा जाने वाला यह प्रश्न होता है। ठीक है, प्रश्न 18 देखिएगा, 1878 में लॉर्ड लिटन द्वारा लागू किए गए वर्नाकुलर प्रेस एक्ट के संबंध में नीचे दिए गए कथनों पर विचार करना है। इस कानून के द्वारा भारतीय प्रेस की आजादी पर कड़ी पाबंदी लगाई गई। इस कानून के द्वारा भारतीय प्रेस की आजादी पर कड़ी पाबंदी लगाई गई। तो ये कानून जो है ये तो सही है, आपका 1 सही हो गया। 2 देखिएगा, यह कानून मुख्यतः अमृत बाजार पत्रिका के लिए लगाया गया था, ये भी सही है, 2 भी सही है। तीसरा देखिएगा, इस कानून के द्वारा भारतीय रजवाड़ों की आलोचना पर पूर्ण प्रतिबंध लगा दिया गया, ये आपका सही नहीं है। कौन सही है? 1 एंड 2, 1 एंड 2 आपका सही है, मतलब विकल्प सी। ठीक है, व्याख्या देख लीजिएगा, भारतीय राष्ट्रवादी लोग धीरे धीरे प्रेस का इस्तेमाल जनता में राष्ट्रवादी चेतना जगाने के लिए और सरकार की प्रतिक्रियावादी नीतियों की कड़ी आलोचना करने के लिए करने लगे। इस प्रकार भारतीय प्रेस की आजादी को कम करने के लिए 1878 में वर्नाकुलर प्रेस एक्ट बनाया गया। इस कानून ने भारतीय भाषाओं के समाचार पत्रों की आजादी पर कड़ी बंदिशें लगाई। लॉर्ड लिटन द्वारा लागू किया गया वर्नाकुलर प्रेस एक्ट 1878 में मुख्यतः अमृत बाजार पत्रिका के लिए जाना जाता है, जो बंगला समाचार पत्र था। इससे बचने के लिए यह पत्रिका रातों रात अंग्रेजी भाषा की पत्रिका में बदल गई। देखिए, यह वर्नाकुलर प्रेस एक्ट जो आया था 1878 में, यह अधिनियम आया था जिसमें अंग्रेजी भाषा, जो भारतीय भाषा के जो मैगजीन है, समाचार पत्र हैं, उन पर प्रतिबंध लगाने के लिए लाया गया था। तो एक पत्रिका अमृत बाजार पत्रिका आती थी, बंगला भाषा में आती थी, तो यह नियम ये था कि देसी समाचार पत्रों पर प्रतिबंध लगाया जाएगा। तो अमृत बाजार पत्रिका ने क्या किया, अपना लैंग्वेज ही चेंज कर लिया रातों रात। अंग्रेजी अमृत बाजार पत्रिका ने बांग्ला भाषा से अंग्रेजी भाषा में अपना लैंग्वेज चेंज कर लिया था। प्रश्न 19 देखिएगा, अंग्रेजों को नेपाल के साथ युद्ध के बाद किन क्षेत्रों पर अधिकार प्राप्त हुए थे? 1814 में आंग्ल नेपाल युद्ध हुआ था। ठीक है, और उसमें अंग्रेजों को गढ़वाल और कुमाऊं का हिस्सा मिल गया, सिक्किम मिल गया, मसूरी, मतलब ये सभी क्या है भारत में शामिल हो गए, गढ़वाल और कुमाऊं, सिक्किम और मसूरी। 1 2 4
मतलब विकल्प डी। व्याख्या देख लीजिएगा, भारतीय साम्राज्य को उसकी प्राकृतिक भौगोलिक सीमा तक फैलाने की अंग्रेजों की धुन के साथ पहले उनका उत्तर में स्थित नेपाल से टकराव हुआ। 1814 में दोनों के बीच युद्ध आरंभ हुआ। अंग्रेज नेपालियों से हर मामले में श्रेष्ठ थे। अंत में नेपाल की सरकार को ब्रिटेन की शर्तों पर बातचीत करनी पड़ी। नेपाल को गढ़वाल कुमाऊं के जिले छोड़ने पड़े और तराई के क्षेत्रों पर भी अपना दावा त्यागना पड़ा। इसे सिक्किम से भी हटना पड़ा, मतलब ये सभी हिस्से क्या थे, नेपाल में थे, सिक्किम से भी हट जाना पड़ा नेपाल को। इस समझौते से भारतीय साम्राज्य हिमालय तक फैल गया और ब्रिटिशों को हिल स्टेशन बनाने के लिए शिमला, मसूरी, नैनीताल आदि महत्वपूर्ण स्थान मिल गए। प्रश्न 20 देखिएगा, यंडाबू की संधि किसके बीच हुई थी? यंडाबू की संधि जो हुई थी ब्रिटिश और बर्मा के बीच में हुई थी। विकल्प डी जो है आपका सही है। व्याख्या देख लीजिएगा, 1824 में ब्रिटिश भारत के शासन ने बर्मा के खिलाफ युद्ध छेड़ दिया। मई 1824 में ब्रिटिश नौसेना ने समुद्र के रास्ते रंगून पर अधिकार कर लिया और राजधानी आवा से 45 मील दूर तक पहुंच गए। यंडाबू की संधि के द्वारा भारतीय 1826 में दोनों के बीच शांति स्थापित हुई थी। ठीक है, 1826 में यंडाबू की संधि हुई थी। प्रश्न संख्या 21 देखिएगा, 21 इस सीरीज का सबसे आखिरी प्रश्न, 19वीं सदी में बर्मा और ब्रिटिश भारत के टकराव के प्रमुख कारण क्या थे? मतलब आंग्ल बर्मा युद्ध क्यों हुआ था? अंग्रेजों और बर्मा के लोगों के बीच में झगड़े क्यों हुए थे? इसका क्या कारण है? तो सीमा संबंधी झड़प, ठीक है, यह प्रमुख कारण है। फिर ब्रिटिश व्यापारियों की बर्मा के जंगली संसाधनों पर नजर थी। बर्मा का जो जंगली संसाधन था उस पर भी ब्रिटिश व्यापारियों की पहले से नजर थी। और फिर ब्रिटिश वस्तुओं के लिए बर्मा का बाजार, ब्रिटिश वस्तुओं के लिए बर्मा का खुला बाजार भी अंग्रेजों को लालच दे रहा था। तो ये सभी 3 कारण थे जिसकी वजह से आंग्ल बर्मा युद्ध हुआ। ठीक है, 1, 2, 3 तीनों बातें सही हैं, उपरोक्त सभी। विकल्प डी। व्याख्या देख लीजिएगा, 19वीं सदी में बर्मा और ब्रिटिश भारत का टकराव सीमा संबंधी टकराव से शुरू हुआ। बर्मा के सम्राट के उत्तराधिकारी बादोव्याय ने 1785 में, देखिए यह थोड़ा सा बहुत ही जागरूक बर्मा के शासक थे, उत्तराधिकारी थे, युवराज थे बादोव्याय। ठीक है, तो उन्होंने क्या किया, 1785 में अराकान पर हमला किया, अराकान को जीत लिया और फिर 1813 में इन्होंने क्या किया, मणिपुर के सीमावर्ती राज्यों पर भी अधिकार कर लिया। इस प्रकार बर्मा की सीमा को ब्रिटिश भारत की सीमा तक फैला दिया। पश्चिम की ओर बढ़ना जारी रखते हुए उन्होंने 1822 में असम को जीत लिया। अराकान और असम पर बर्मा की विजय के बाद बर्मा और बंगाल की अस्पष्ट सीमाओं पर लगातार झड़पों का एक युग आरंभ हो गया, जिसके परिणाम स्वरूप 1824 में ब्रिटिश भारत के शासकों ने बर्मा के खिलाफ क्या किया, युद्ध छेड़ दिया। 1852 में देखिए आंग्ल बर्मा युद्ध हुआ था 1824 में, और फिर उसके बाद आंग्ल बर्मा दूसरा युद्ध जो हुआ था 1852 में हुआ था। यह लगभग पूरी तरह से ब्रिटेन के व्यापारिक लोभ का परिणाम था। बर्मा के जंगली संसाधनों पर ब्रिटिश व्यापारियों की लालची निगाहें बहुत पहले से लगी हुई थी। लकड़ी का व्यापार करने वाले ब्रिटिश फर्मों ने अब ऊपरी बर्मा के जंगलों की इमारत लकड़ी में दिलचस्पी लेने शुरू कर दी। अंग्रेजों को लगा कि बर्मा की विशाल जनसंख्या ब्रिटेन के सूती कपड़ों और दूसरी औद्योगिक मालों की बिक्री के लिए बहुत बड़ा बाजार उपलब्ध करा सकती है। इस कारण से अंग्रेज बर्मा के व्यापारिक क्षेत्रों पर अपना कब्जा चाह रहे थे। ठीक है मित्रों, वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करेगा, टेलीग्राम को बिल्कुल ज्वाइन करेगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। अगर इसके पहले का वीडियो नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट में जाइएगा, एनसीईआरटी हिस्ट्री मास्टर टेस्ट के नाम से प्लेलिस्ट बनी हुई है, जाकर देखिएगा। यह हमारा ऑफिशियल व्हाट्सएप नंबर है 8318397226, 1499 रुपये का कंप्लीट कोर्स है, आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं। एनसीईआरटी का कंप्लीट कोर्स है। ठीक है, आइए कुछ और भी क्वेश्चन हैं। तो देखिए, ब्रिटिश भारत की प्रश्न संख्या 22, ब्रिटिश भारत की सरकार का अफगानिस्तान के साथ संघर्ष का प्रमुख उद्देश्य क्या था? मतलब अफगान आंग्ल अफगान युद्ध क्यों हुआ, कहने का मतलब ये है। तो 4 ऑप्शन है आप लोगों के सामने। तो उद्देश्य क्या था? अफगानिस्तान के खनिज संसाधनों पर कब्जा करना चाहते थे अंग्रेज, यह उद्देश्य था। तो ये उद्देश्य नहीं था। ठीक है, अफगान नागरिकों को भारत और दक्षिण पूर्वी एशिया में श्रमिकों के रूप में काम करने की इच्छा, यह भी आपका बहुत महत्वपूर्ण उद्देश्य नहीं था। जो सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण उद्देश्य था वह था रूस की सामरिक चुनौतियों का सामना करना और मध्य एशिया में ब्रिटेन के व्यापारिक हितों को आगे बढ़ाना। ठीक है, विकल्प सी आपका है, यह सही है। व्याख्या देख लीजिएगा, अफगानिस्तान के साथ भारत की ब्रिटिश सरकार के 2 युद्ध हुए थे। ब्रिटिश दृष्टिकोण से अफगानिस्तान की भौगोलिक स्थिति बहुत ही महत्वपूर्ण हो गई थी। रूस की ओर से संभावित सामरिक चुनौती का सामना करना और मध्य एशिया में ब्रिटेन के व्यापारिक हितों को आगे बढ़ाने के लिए अफगानिस्तान भारत की सीमा के बाहर एक महत्वपूर्ण देश था। ठीक है मित्रों, वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करेगा, टेलीग्राम को बिल्कुल ज्वाइन करेगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। अगर इसके पहले का वीडियो नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट में जाइएगा, एनसीईआरटी हिस्ट्री मास्टर टेस्ट के नाम से प्लेलिस्ट बनी हुई है, जाकर देखिएगा। और टेलीग्राम बिल्कुल ज्वाइन कर लीजिएगा और हमारे कोर्स को भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। इसमें आप लोग को
कक्षा 6 से लेकर 12 तक का पूरा एनसीईआरटी का चैप्टर वाइज नोट्स, चैप्टर वाइज सारी टेस्ट सीरीज, लेक्चर्स वीडियो, उसके सारे नोट्स मिलेंगे। और इतना कंप्लीट होने के बाद 2500 की मास्टर टेस्ट सीरीज भी आप लोग को मिलेगी, जो टेस्ट सीरीज आप लोग को दिया जा रहा है। ठीक है मित्रों, धन्यवाद आप लोग को।